देखते देखते हम लोग फिफ्थ क्लास में आ गए। मतलब आज हम जो काम करेंगे इट इज़ अ पीजीबीपी का फिफ्थ क्लास। तो पीजीबीपी का फिफ्थ क्लास में हम लोग एक वेरी क्रूशियल टॉपिक डिस्कस करेंगे, वेरी सीरियस एरिया जो अकाउंट्स में हम लोगों का एक चैप्टर हुआ करता था। यहाँ पर भी हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखते हैं क्या है उसका एक फाउंडेशन पहले सोच लेते हैं। आप जानते हैं एक्सपेंडिचर को अगर डिडक्शन मिलना है एक्सेप्शन छोड़ के, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ही नहीं होना है लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना होगा। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही डिडक्शन मिलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलता है, तो बिजनेस कैसे प्रोडक्शन रन करेगा? प्रोडक्शन करने के लिए तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर लगेगा। हाँ, रन करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लगता है, स्टार्ट करने के लिए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता ही है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। अगर एसएससी ये सब के ऊपर खर्चा करता है और आप बोलते हैं उसके ऊपर डिडक्शन नहीं देंगे, तो एसएससी तो एग्री नहीं करेगा, बोलेगा सर मेरा कैसे होगा, टैक्स तो बहुत बड़ा हो जाएगा, टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो गया। इनकम टैक्स छोड़िए, अकाउंट्स में भी इसका प्रावधान था। अकाउंट्स में आप लोग बिजनेस के टाइम आप लोग 2PL में अगर देखते हैं डिप्रिसिएशन लिखते थे ना, मतलब डिप्रिसिएशन वहां पर खर्चा के साथ खर्चा था। तो अगर डिप्रिसिएशन वहां पर खर्चा है तो उसका डिडक्शन आपको मिलता था, मतलब एक्सपेंसेस बोल के आप माइनस करते थे। जो बैठा है कैमरे के उस पर वो लोग सोच रहे तो हाँ अकाउंट्स में भी डिप्रिसिएशन होता है, तो ना जाहिर सी बात है इनकम टैक्स के लिए भी ये प्रावधान रहेगा, तो इनकम टैक्स में भी डिप्रिसिएशन अलाउ कर दीजिए। मतलब अकाउंट्स में जो डिप्रिसिएशन आप माइनस करते थे उसी को ही यहाँ पर दिखा दीजिए डिप्रिसिएशन बोल के और आप डिडक्शन ले लीजिए। नहीं बेटा, सिमिलर एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर भी है डिप्रिसिएशन, लेकिन अकाउंट्स जैसे डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करता है और इनकम टैक्स जिस तरीके से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, दोनों में अंतर है। अकाउंट्स मान के चलता है एसेट इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है, मतलब हर एसेट का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, जितना दिन यूज करेंगे ऑन द दैट बेसिस उसका डिप्रिसिएशन रहेगा। लेकिन इनकम टैक्स मानता है एसेट का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। एसेट का जैसे ही वो खरीद के कोई ब्लॉक में डाला जाता है, एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लॉक होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट नहीं होता है। तो ब्लॉक है और नहीं उसके ऊपर डिप्रिसिएशन आपका निर्भर करेगा। मतलब ये टर्म आपने पहला बार सुना है, दैट इज ब्लॉक ऑफ एसेट्स। इसके पहले आप लोगों ने नहीं सुना था ब्लॉक ऑफ एसेट्स, तो फर्स्ट टाइम हम लोग ब्लॉक ऑफ एसेट के बारे में सुनेंगे। तो पहले ये जानते हैं ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स कौन सा चैप्टर के लिए आता है? डिप्रिसिएशन के लिए। मतलब पीजीबीपी में डिडक्शन बोल के कैपिटल एक्सपेंडिचर का लिए डिडक्शन के लिए मुझे एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा डिप्रिसिएशन, और डिप्रिसिएशन जानने के लिए मुझे एक कॉन्सेप्ट का जरूरत है, दैट इज ब्लॉक ऑफ एसेट। तो हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज अ ब्लॉक ऑफ एसेट्स। Block of asset means group of assets under the same class and same rate of depreciation। मतलब ब्लॉक बनने के लिए क्या क्या लगेगा? ब्लॉक बनने के लिए पहली वर्ड ये एसेट होगा, दूसरा मींस ये सेम क्लास में होगा, सेम रेट होगा। मतलब सेम क्लास और सेम रेट एक ब्लॉक बनता है। एक एग्जांपल मैटर को क्लियर हो जाता है। आपने 4 मशीनरी खरीदा है, प्लांट एंड मशीनरी आपने, अच्छा पहली डेफिनेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। क्लास
टेंजिबल मतलब लैंड का तो नहीं होता है, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, बुक्स, इंटेंजिबल, गुड, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, अब एग्जाम्पल में आते हैं। आपने मशीन खरीदा है ABCD, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ये कहां पर मिलता है सर? इनकम टैक्स एक्ट में ना, ये मिलता है इनकम टैक्स रूल में। हर एसेट का डिप्रिसिएशन का रेट, कैटेगरी के एसेट का डिप्रिसिएशन का रेट वहां पर बोला है 15%, 20%, 20%, 15%। सर कैसे अकाउंट्स होता तो हर एसेट को सेपरेटली ट्रीट करता, लेकिन इनकम टैक्स में बोल रहा है नो, मैं इसको ग्रुप ऑफ एसेट मानूंगा। तो बनाइए ग्रुप, मशीनरी का ग्रुप में सब 4 एसेट है ना, सेम क्लास होना होगा सर, तो है मशीनरी इज अ क्लास, उसके साथ एंड सेम रेट होना होगा। तो सेम क्लास सेम रेट डिप्रिसिएशन ब्लॉक ऑफ एसेट फॉर्म करता है। तो इस कॉन्सेप्शन से आप लोग बोलिए कितना ब्लॉक होगा? एक ना, ब्लॉक 1 मशीनरी, ब्लॉक 1 का नाम मशीनरी, सिर्फ क्लास प्लस डेप्रिसिएशन 15%, मतलब दो चीज क्लास और रेट सेम होना है तभी एक क्लास में आएगा। ब्लॉक 2 मशीनरी प्लस डेप्रिसिएशन 20%। तो इस ब्लॉक में कौन सा आएगा? ए एंड डी, इस ब्लॉक में आएगा बी एंड सी। देख लीजिए ब्लॉक का कंसेप्शन क्लियर है और नहीं। तो इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ये पहले डिसाइड कीजिए ब्लॉक किसको कहते हैं, बिकॉज ब्लॉक अगर आप डिसाइड नहीं करेंगे तो आपके लिए ये काम इजी नहीं होगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है डिसाइड द ब्लॉक, किसको किसको आप ब्लॉक मान के चलेंगे और ब्लॉक कैसे बनता है ये जानेंगे तभी तो इसका डिप्रिसिएशन करेंगे। यस सर, तो ब्लॉक का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ एसेट। यस, ए बी ये सब ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एसेट्स अंडर द सेम क्लास, मशीनरी इज अ क्लास, सेम रेट 15% इज अ रेट, मतलब ग्रुप ऑफ एसेट जो सेम क्लास और सेम रेट में आता है उसी को ही ब्लॉक माना जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर, अकाउंट्स में डिप्रिसिएशन इंडिविजुअल एसेट्स के ऊपर होता है, लेकिन यहां पर ब्लॉक ऑफ एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन होगा, इंडिविजुअल एसेट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा यहां पर। सर दूसरा एग्जांपल दीजिए काम में आए तो। एग्जांपल 2, फर्नीचर ए बी, रेट 15%, 15%, मशीनरी सी डी 15%, 15%। सर सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, तो क्या ब्लॉक बनेगा? सर ब्लॉक तो बनेगा आराम से, लेकिन सर एक ब्लॉक नहीं बनेगा। तो कितना ब्लॉक बनेगा? सर 2, वाई ब्लॉक 1 फर्नीचर प्लस डिप्रिसिएशन 15%, ब्लॉक 2
मशीनरी प्लस डिप्रिसिएशन 15%। सर मान लीजिए यहां पर तो यहां पर मान के चलते हैं ई एक मशीन है जिसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है 20%। तो क्या होगा इन दैट केस सर और एक ब्लॉक भरेगा, नाम होगा मशीनरी प्लस डिप्रिसिएशन 20%। तो क्लियर कॉन्सेप्शन। तो पहला ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्लॉक को कंसीडर करो, उसके बाद ब्लॉक किसको कहते हो पहले देखो, उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लॉक बनता कैसे है और किसके ऊपर डिप्रिसिएशन होता है। तो ब्लॉक बनता है इससे। अब देखते हैं किस फिगर के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। ओके, कॉपी कर लीजिए। मैंने आप लोगों को एग्जांपल 1 2 3 दे दिया है, आप लोग फॉलो करेंगे। ये तो ब्लॉक का मीनिंग हुआ। अब देखेंगे ट्रांजैक्शंस इन ब्लॉक, मतलब ब्लॉक तो बना लिया, अब ये ब्लॉक में एसेट का वैल्यू बढ़ता कैसे है, घटता कैसे है। ब्लॉक will be increased by the actual cost of assets acquired। इसका मतलब ब्लॉक बढ़ेगा, ब्लॉक तो बना लिया, ब्लॉक इंक्रीज करेगा, वैल्यू एडिशन होगा जैसे ही आप एसेट एक्वायर करते हैं। एक्वायर का मतलब परचेज हो सकता है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है। कौन सा प्राइस में बढ़ेगा एक्चुअल कॉस्ट में। तो ब्लॉक बढ़ेगा, ब्लॉक विल बी इंक्रीज बाय द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर। एक्विजिशन परचेस हो सकता है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है। सर ब्लॉक बढ़ता है तो ब्लॉक डिक्रीज भी करना चाहिए, विल बी डिक्रीज्ड बाय द दो अमाउंट से, ए नेट सेल्स प्रोसीड्स। नेट सेल्स प्रोसीड मतलब आप एक ब्लॉक से कोई मशीन आप मार्केट में बेच दिए, तो वहां से कुछ पैसा आया, उस पैसों के सेल करने के लिए हो सकता है आपका कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस लगा होगा। तो नेट करके मतलब आपका ब्लॉक में कोई प्लांट एंड मशीनरी था जो प्लांट एंड मशीनरी आपने 20,000 में बेच दिया है और बेचने के लिए आपको 500 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। तो नेट ब्लॉक कैसे डिक्रीज होगा, नेट सेल्स प्रोसीड्स। अगर नेट सेल प्रोसीड से ब्लॉक डिक्रीज हो जाता है तो उसको लेस करेंगे बी। और एक चीज से भी ब्लॉक लेस होता है, रिड्यूस्ड होता है, डेप्रिसिएशन। तो मैंने आपको बता दिया है, ब्लॉक तो डिसाइड कर लिए, ब्लॉक बढ़ेगा कैसे घटेगा कैसे। बढ़ने के लिए हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एसेट परचेस करना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा, और जो एक्चुअल कॉस्ट है वही उसका वैल्यू इंक्रीज कराएगा। दूसरा ब्लॉक डिक्रीज करेगा कैसे, दो आइटम से ब्लॉक डिक्रीज करता है, एक है डेप्रिसिएशन और दूसरा है नेट सेल प्रोसीड। अगर आप मान लेते हैं कोई एसेट बेच देते हैं तो उस एसेट बेचने से जो पैसा आएगा, याद रखिए अकाउंट्स में आप लोग कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड निकालते थे, लॉस ऑन सेल निकालते थे, याद करो।
वो कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं है। यहां पर स्ट्रेट वे में, बिकॉज यहां पर तो प्री कंडीशन ही था, कोई इंडिविजुअल एसेट का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, पूरा ही एक फॉर्म बन जाता है। अगर पूरा ही एक फॉर्म में बन जाता है तो सिर्फ हम लोग नेट सेल प्रोसीड यूज को लेस करेंगे। नेट सेल प्रोसीड का मतलब क्या है सर? सेल्स प्रोसीड माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। डन। नाउ यहां पर एक सवाल आता है, आपने तो नेट सेल प्रोसीड को डिफाइन किया अच्छी तरह से, डिप्रिसिएशन को बताइए। ब्लॉक ऑफ एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, वो जैसे सही बात है। डिप्रिसिएशन दो प्रकार का होगा, मतलब यहां पर हम लोग दो प्रकार डिप्रिसिएशन के ऊपर बात करेंगे। डिप्रिसिएशन भी दो प्रकार का होता है, यस। नॉर्मल डिप्रिसिएशन एडिशनल। डिप्रिसिएशन का सेक्शन ही है 32। डिप्रिसिएशन का जो क्लेम होता है अंडर सेक्शन 32 में होता है। छोड़िए, वो मेरा इंटरेस्ट का एरिया नहीं है। मेरा इंटरेस्ट एरिया है कैसे ब्लॉक का वैल्यू बढ़ सकता है, कैसे ब्लॉक का वैल्यू डिक्रीज कर सकता है। तो ये मेरा था ब्लॉक का कॉन्सेप्ट, ये था ब्लॉक का रिलेटेड ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट्स। नाउ डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है वो हम लोग अब देखेंगे। तो ये बात कंफर्म हो गया, स्टेप 1 ब्लॉक का मतलब, स्टेप 2 ब्लॉक का इंक्रीज डिक्रीज कैसे होगा। अब बताते हैं डिप्रिसिएशन जो वहां से डिक्रीज होता है, तो डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो नाउ कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, आई थिंक कॉपी हो गया इस पार्ट का। नेक्स्ट आता है डिप्रिसिएशन। पहले मैं बात करूंगा नॉर्मल डिप्रिसिएशन की। क्या बताता है? इट इज कैलकुलेटेड on closing WDV 31/3/2019 if the block exists। तो डिप्रिसिएशन किसके ऊपर होगा? नॉर्मल डिप्रिसिएशन दो आइटम के ऊपर, क्लोजिंग WDV 31/3/2009 सॉरी 20 आप लोगों के हिसाब से नेक्स्ट ईयर में चेंज हो जाएगा। एंड OB ग्रेटर देन 0 मतलब नेगेटिव भी तो फिगर हो सकता है ना, नेगेटिव फिगर के ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, ओनली पॉजिटिव फिगर ग्रेटर देन 0 और दो ब्लॉक एग्जिस्ट करता है तो
मतलब ब्लॉक एग्जिस्ट कैसे करता है? इफ all the assets transfer block does not exist. However, if at least one asset in the block, we say that block exists. इसका मतलब क्या हुआ सर, थोड़ा क्लियर कर दीजिए। ब्लॉक मतलब ग्रुप ऑफ एसेट। अगर एक भी एसेट नहीं है, सब एसेट सोल्ड कर दिया, डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब ट्रांसफर हो चुका है, मतलब मैं मान के चलूंगा ब्लॉक डजंट एग्जिस्ट। मतलब ब्लॉक जिंदा है ही नहीं, एक भी एसेट नहीं है, सिर्फ फिगर रहने से होगा। कोई इंसान नहीं है, खाता है, कोई स्टूडेंट नहीं है, तो क्या हम बोलेंगे क्लास चल रहा है? नो, स्टूडेंट भी रहना होगा, खाता भी रहना होगा, तब तो मतलब हुआ। तो ब्लॉक एग्जिस्ट का मतलब है कुछ ना कुछ एसेट है। अगर कुछ ना कुछ एसेट है तो उसको माना जाएगा ब्लॉक ऑफ एसेट एग्जिस्ट। एटलीस्ट एक एसेट अगर रहता है तब भी हम लोग बोलेंगे ब्लॉक एग्जिस्ट। लेकिन दूसरा सोचिए, अगर एक भी एसेट नहीं रहा तो ब्लॉक डज नॉट एग्जिस्ट। तो डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए मुझे क्या चाहिए? क्लोजिंग WDV का फिगर जो पॉजिटिव होना चाहिए और ब्लॉक को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। नाउ कैलकुलेटेड एज फॉलोज। क्या कैलकुलेटेड एज फॉलोज? ए नॉर्मली देखिए, आप लोग देखेंगे मैंने जो रेट लिखा है उसमें एट द रेट वर्ड नहीं लिखा है। मतलब ये मंथली डिप्रिसिएशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या बोल रहे हैं सर, तो जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूं। आप क्यों जिंदगी में पहली बार सुन रहे हैं? बिकॉज आप लोगों को दिमाग में अकाउंट्स है जहां पर आप 6 मंथ 8 मंथ 9 मंथ का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यहां पर कुछ नहीं है। 15% स्ट्रेट में क्लोजिंग बैलेंस जो रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस मतलब क्लोजिंग WDV जो रहेगा उसके ऊपर कैलकुलेट कर देंगे। ए on asset purchased and put to use। put to use मतलब not necessary use। आप टैक्सी में उठ गए, सामने ही जैम है, 3 घंटा जैम में खड़ा रहे, आप क्या टैक्सी ड्राइवर को बोलेंगे पैसा नहीं देंगे? आप बोलेंगे गड्डी तो एक कदम भी नहीं गया, क्यों पैसा देंगे? राजी होगा? बोलेगा सर भैया जी मीटर तो डाउन हुआ कर दिया, आपका गाड़ी नहीं गया तो मैं क्या करूं, आपने तो हायर कर लिया था। यस, एसेट परचेज एंड पुट टू यूज। पुट टू यूज मतलब रेडी टू यूज, मतलब इंस्टॉल्ड। इन द करेंट ईयर, अगर करेंट ईयर में उसका परचेज होता है, पुट टू यूज होता है करेंट ईयर फॉर लेस देन 180 डेज। सर तो 6 मंथ, इनकम टैक्स को पता है 330 डेज इक्वल टू 6 1 मंथ होता है, इतना नॉलेज वो लोगों के पास है, तब भी वो जानबूझ के क्या रखा है 180 डेज। मतलब आप लोग जब काउंट करेंगे 180 हुआ है और नो, वो देखने के बाद ही कीजिएगा, मतलब सिर्फ माइनर के ऊपर से नहीं जाएंगे। तो लेस देन 180 डेज, मोर और लेस 6 मंथ ही। देन amount of depreciation cost of new asset
into rate of normal rate of depreciation into 50%. A on asset purchase and put to use in the current year for less than 180 days. मतलब जो एसेट करंट ईयर में परचेज हुआ है और करंट ईयर में इंस्टॉल हुआ है, आप यूज किए ना किए मुझे पता नहीं, लेकिन रेडी है, चाहे तो ऑन कर सकते हैं, इंस्टॉल्ड है इन द करंट ईयर। मान लीजिए एक लैपटॉप खरीदा, मालिक ने क्या किया, बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा, लैपटॉप खरीद के पूरा इंस्टॉल करके बंद करके पावर ऑफ करके अलमारी में रख दिया, क्या इसको डिप्रिसिएशन मिलेगा? 100%। व्हाई? लैपटॉप इज रेडी टू यूज नहीं करता है, उसका पर्सनल प्रॉब्लम है तो रेडी टू यूज, मतलब यू कैन क्लेम द डिप्रिसिएशन। ऑन द एसेट परचेज एंड पुट, मतलब यूज करते हैं, पुट टू यूज, रेडी टू यूज, नॉट नेसेसरी यूज्ड एक्चुअली। इन द करेंट ईयर, मतलब जिस ईयर में परचेस करते हो उसी ईयर में अगर यूज करना शुरू कर दिया, और वो भी कितना दिन, 180 डेज से कम। 182 कहां पर मिला था आप लोगों को? रेसिडेंशियल स्टेटस, वेरी गुड। द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, नॉर्मल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, ठीक है, लेकिन 50% हो जाएगा। बी ऑन एसेट्स, मैंने क्या बोला था वर्ड? आपने तो कॉस्ट के ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं बोले थे, आपने तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी के ऊपर बोला था। तो ऑन बैलेंस डब्ल्यूडीवी, ये बैलेंस डब्ल्यूडीवी कैसे रहेगा? क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी लेस कॉस्ट ऑफ एसेट्स परचेज्ड and put to use less than 180 days। मतलब मैं आसानी से बोल सकता हूं क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी किससे माइनस कर दीजिए जिसके ऊपर ऑलरेडी आपने डिप्रिसिएशन चार्ज कर लिए। तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी मतलब माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। Why? Because इसके ऊपर अलग से डिप्रिसिएशन हमने चार्ज किया, तो एक एसेट के ऊपर, एक एसेट नहीं, गलत हो जाएगा वर्ड, एक अमाउंट के ऊपर तो दो बार डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज होगा, तो इसके अमाउंट के ऊपर ऑलरेडी डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है 50%, तो बैलेंस जो बचा है उसके ऊपर डिप्रिसिएशन होगा, वो तो लेस देन 180 नहीं है, मतलब बाकी जो बचता है। ये था स्पेशल केस, और ये होगा अदर केस। स्पेशल केस में ये 50% ऑफ नॉर्मल रेट, अदर केस में नॉर्मल रेट। तो A प्लस बी करने के बाद टोटल नॉर्मल डिप्रिसिएशन। तो इतना तक आपका कवर हुआ। तो मैंने क्या सिखाया था आपको? ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब मैंने आपको सिखाया था, मैंने आप लोगों को सिखाया था किसके ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, नॉर्मल डिप्रिसिएशन, एडिशनल डिप्रिसिएशन क्या होता है, मैं नॉर्मल स्टार्ट किया, जहां पर मैंने सिखाया है नॉर्मल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होता है। वो कैलकुलेट होता है अगर क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी रहता है, अगर क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी रहता है और ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, मतलब क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी है, ब्लॉक नहीं है, डिप्रिसिएशन होगा नो। ब्लॉक है लेकिन क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी नेगेटिव है, डिप्रिसिएशन होगा नो वे। वेरी गुड। कैलकुलेटेड एज फॉलोज, कैसे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा? ऑन एसेट परचेस, अगर एसेट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, जिस ईयर में परचेस उसी ईयर में यूज कर रहे हो, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, तो नॉर्मल जो डिप्रिसिएशन है उसका 50% हो जाएगा। याद रखिए, ये जिस ईयर में परचेस उसी ईयर में अगर पुट टू यूज होता है तो इसके लिए कंडीशन। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर में जाएगा, मतलब खरीदा 2018-19 में यूज कर रहे हो 19-20 में, तो 19-20 के ऊपर ये 50% नहीं होगा, फुल होगा। इवन 180 डेज से नीचे आप परचेस कर रहे हैं, मतलब
कंडीशन मैंने जो लिखा है उसके ऊपर आप आपका दिमाग मत लगाइए, मैंने जो लिखा है वही याद रखिएगा। एसेट परचेज एंड पुट टू यूज इन द करेंट ईयर फॉर लेस देन 180 days, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बाकी जो बैलेंस बचता है, मतलब जो मेरा WDV के ऊपर होगा, तो क्लोजिंग WDV से जो कॉस्ट के ऊपर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर चुका हूं उसको मैंने ले लिया, माइनस कर दिया। करने के बाद जो बचा रहता है, मान लीजिए 4 लाख मेरा क्लोजिंग WDV है जिसमें न्यू एसेट 3 लाख है, तो 4 लाख से 3 लाख माइनस कर दीजिए, बचा क्या रहेगा 1 लाख। 1 लाख के ऊपर नॉर्मल रेट में डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। उसके बाद ए और बी दोनों डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट पूछना चाहेंगे सर ये WDV फिगर आया कैसे। अगर आप लोग जानना चाहते हैं WDV का फिगर आया कैसे, तो वो मुझे आप लोगों को बताना पड़ेगा। आप तो हर जगह WDV लिखे हैं, तो WDV फिगर आता कैसे है वो देखना पड़ेगा। चलिए, कैलकुलेशन of WDV as on 31/3/2020। आप लोग देखिए, यही तो मैंने बोला था WDV 31/2020। तो ये आता कैसे है? ओपनिंग WDV आप लोगों के लिए 2019। उसके बाद नोट में पढ़िए कैसे WD आपका ब्लॉक का वैल्यू बढ़ता है। कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज्ड डेट वाइज लेस नेट सेल्स प्रोसीड्स of asset disposed। कैसे आएगा? सेल्स वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। दैट इज WDV डेप्रिसिएशन करने के लिए आपको तो यही फिगर चाहिए और कुछ चाहिए? आई थिंक नो। डेप्रिसिएशन करने के लिए आपको यही फिगर चाहिए, वो फिगर आपने ला दिया। तो स्टार्टिंग पॉइंट ब्रीफ करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट था आपका सर एसेट को अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, अलाउ नहीं करेगा इनकम टैक्स के लिए, अलग डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। यहाँ पर ब्लॉक ऑफ एसेट को माना जाता है डेप्रिसिएशन का बेस। तो ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ एसेट सेम क्लास सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर्म ब्लॉक, ये मैंने सीख लिया। उसके बाद ब्लॉक ऑफ एसेट कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है, मैंने बोला अगर ब्लॉक ऑफ एसेट परचेज करते हो, एक्वायर करते हो तो बढ़ेगा, अगर एसेट आप सेल करते हो, डिप्रिसिएशन होता है तो ब्लॉक धीरे धीरे घटता जाएगा। अब आ जाते हैं डेप्रिसिएशन कितना प्रकार का था, वहां पर 2 प्रकार मैंने दिखाया था, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो मैंने ऑलरेडी कर चुके हैं। नॉर्मल डेप्रिसिएशन बोल रहा है ये कैलकुलेटेड होगा क्लोजिंग WDV। कौन सा क्लोजिंग WDV? 31/3/2020, जो आपका प्रीवियस ईयर का अंत होता है। इफ द ब्लॉक एग्जिस्ट, मतलब 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। WDV क्लोजिंग डेट का WDV लेंगे और वो भी पॉजिटिव फिगर लेंगे, मतलब सर नेगेटिव होगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकेंगे। दूसरा, ब्लॉक को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, मतलब कुछ एसेट, एटलीस्ट 1 एसेट आपका ब्लॉक में रहना होगा। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, डेप्रिसिएशन 2 तरीके से करेंगे। पहले जो न्यू एसेट परचेज्ड है और लेस देन 180 डेज इस्तेमाल हुआ है, उसके लिए डेप्रिसिएशन पैसे अलग से निकालेंगे। क्यों अलग से? बिकॉज उसके ऊपर नॉर्मल रेट के डेप्रिसिएशन तो लगता है, ये इतना तक तो सेम है, उसके बाद 50% डेप्रिसिएशन हो जाता है, मतलब नॉर्मल रेट एप्लीकेबल नहीं है, 50% ऑफ द नॉर्मल रेट। ओके,
और बाकी जो बैलेंस बचता है क्लोजिंग WDV से ये सेपरेट करने के बाद उसके ऊपर नॉर्मल रेट में डिप्रिसिएशन होगा। हर जगह आप WDV के बारे में बोल रहे हैं। WDV का मतलब क्या है? WDV का मतलब 31,320 WDV का मतलब है उस प्रीवियस ईयर का ओपनिंग WDV कितना था, कितना उस प्रीवियस ईयर में परचेस किए, लेस कितना आपने सेल किया है, सेल प्रोसीड, नेट सेल प्रोसीड, सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो आता है दैट इज आपका क्लोजिंग WDV। क्लियर? तो होपफुली आप लोगों का ये पार्ट समाप्त होता है। हम लोग समाप्त होता है मतलब थियोरेटिकली समाप्त होता है। मैंने नॉर्मल डेप्रिसिएशन बोला है, इसके साथ मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन पहले नॉर्मल को कवर कर लेते हैं, उसके बाद एडिशनल देख लीजिए। प्रॉब्लम करूंगा तो आपके समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। कैन आई ड्रॉप द बोट? थोड़ा बोट को चेंज कर नहीं करेंगे इधर। कुछ हद तक रखने दो, उसके बाद देखते हैं। ओके, चलिए मैं क्वेश्चन के इलस्ट्रेशन नहीं ले रहा हूं। इलस्ट्रेशन 1 बोल रहा है WDV 1/4/2019 मशीन का जिसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है बाद में 1 लाख, परचेज 1/10/2019 में 1/8/2019 40,000, परचेज 1/1/2020 60,000, सोल्ड कुछ नहीं बोला है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 15%, कैलकुलेट 1, WDV 31/3/2022, depreciation under section 32(3), WDV 1/4/2020। ये 3 चीज आपको निकालना पड़ेगा। ओके, वहां पर जो इलस्ट्रेशन है वो आप लोग घर में करेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा? WDV 1/4/2019, ये सेम ब्लॉक में ही है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। 1 लाख ऐड, अच्छा सर सेल पहले होता है परचेज लेस में होता है, कोई इशू नहीं है, ऐड आपको परचेज ही करना पड़ेगा। ऐड परचेज 1/8/2019 at purchase 1/1/2020, देखिए तो लेस सेल्स प्रोसीड की कुछ है? नील, कुछ नहीं बोला है। 2 लाख, ये क्या है? WDV
31/3/2020। यहां पर भी एक मिसकॉन्सेप्शन में आप लोगों को क्लियर करूंगा कंप्लीट करने के बाद। सर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए जी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। इसका डिप्रिसिएशन क्या मैंने बोला था, इस इंफॉर्मेशन में ऐसा कोई परचेज आपके नजर में आ रहा है जो करंट ईयर में परचेज है, पुट टू यूज भी लेस देन 180 डेज हुआ है। सर ये तो हुआ है 1/8/2019 मतलब अगस्त में, तो अगस्त में यूज हुआ है, परचेज हुआ है। सर पुट टू यूज तो नहीं बोला है। मान के चलता हूं जिस दिन परचेज पुट टू यूज अगर सेपरेटली नहीं बोलता है उसी दिन में उसका पुट टू यूज है। क्या बोलो एक साथ, मान के चलता हूं जिस दिन परचेस अगर कुछ नहीं बोलता है उसी दिन को पुट टू यूज मान के चलते हैं। तो 1819 में ही परचेस है, अगर पुट टू यूज का डेट नहीं बोला है तो 1819 में ही उसको माना जाएगा। क्या माना जाएगा सर, ये परचेस है, पुट टू यूज है। तो ये पुट टू यूज है तो ये 180 डेज से ज्यादा यूज हो रहा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीना ऐसे ही हो गया। ये जो परचेस है 16, हाँ सर ये 1 जनवरी 2020 तो 31 मार्च 2020, ये 3 महीने में तो 180 डेज नहीं हो सकता है। मतलब ये 60,000 के ऊपर हम लोग सेपरेटली डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 50%। ए और न्यू एसेट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज क्या होगा, 60,000 इंटू 15% इंटू 50%। 60,000 is a new asset. 60,000 into 15% into 50%, 4,500। मतलब क्लोजिंग WDV 2 लाख के भीतर 60,000 को मैंने ऑलरेडी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिए। तो ऑन बैलेंस क्या बचेगा, बैलेंस मतलब क्लोजिंग WDV देखो नोट्स में है, क्लोजिंग WDV माइनस कॉस्ट ऑफ द एसेट परचेज एंड पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, दैट इज 60,000। मतलब ए कैटेगरी का एसेट इंटू 15%, 1,40,000 इंटू 15%, 21,000। तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना होगा, 25,500। डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 25,500 to WDV 1/4/2020 क्या होगा, 2 लाख माइनस 25,500, 1,74,500। एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, अकाउंट्स में आप लोग जानते थे क्या सर, ये क्लोजिंग WDV से डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद सर वो क्लोजिंग WDV होगा, वही ओपनिंग WDV है। लेकिन यहां पर टेक्निकली वर्ड अलग है, ये जो क्लोजिंग WDV है वहां पर डिप्रिसिएशन लेस नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर का जब ओपनिंग फिगर लिखोगे एक दिन बाद तब ये डिप्रिसिएशन माइनस करके ही लिखोगे। मतलब कोई स्टूडेंट लिखने के लिए लिख दिया सर WDV 31 मतलब 31/3/20 स्ट्रेट वे में इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ये गलत। उसको क्लोजिंग WDV का मतलब ही मालूम नहीं है। क्लोजिंग WDV से डिप्रिसिएशन माइनस नहीं होता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग WDV लाने के लिए मतलब एक दिन बाद जब आएगा तब हम लोग डिप्रिसिएशन माइनस करके ही लिखेंगे। मतलब यहाँ पर स्ट्रेट वे में आप नहीं लिख सकते WDV 31/3/2020 ना, आपको 31/3/2020 होगा 2 लाख ही, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद
ये जो 1,74,500 फिगर आया है, ये कभी भी आप 31/3/2020 नहीं लिख सकेंगे, आपको लिखना ही पड़ेगा 1/4/2020। स्टूडेंट अगर गलती से भी 30 हो तो सर कैजुअली लिख ही दिया ना, WDV 31/3/20, मतलब तो सर एक ही बार डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही तो WDV आता है, नहीं होगा। यहां पर क्लोजिंग WDV मतलब क्लोजिंग WDV परचेस लेस सेल करने के बाद अब कुछ नहीं होगा, लेकिन डिप्रिसिएशन तो आप बोले थे माइनस होगा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग WDV लाने के लिए। मतलब 31/3/2020 को, मतलब 31/3/2020 मींस परचेस माइनस सेल्स प्रोसीड। नेक्स्ट ईयर ओपनिंग WDV मींस लास्ट ईयर क्लोजिंग WDV लेस डिप्रिसिएशन अलाउंस माइनस करने के बाद जो आता है। क्लियर? एक छोटा टेक्निकल एरिया था और कुछ नहीं। यहां पर मैंने सेल प्रोसीड नहीं डाला था तो आराम से आपने कर लिया। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम यहां पर ही सेट करूंगा, इलस्ट्रेशन 2। ये कॉपी कर लीजिए आप लोग। डन? यस। अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन 2 में। वेरी इंपॉर्टेंट। Illustration 2। WDV ऑफ फर्नीचर, देखिए डेट क्या लिख रहा हूं, 1/4/2020, 1/4/2019। इसका मतलब है 31/3/2019 में एक फिगर था, उस ईयर में, लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर में वो WDV था, क्लोजिंग WDV। उस ईयर में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किए, प्रोबेबली चार्ज भी किए हैं, उसके माइनस करने के बाद आता है WDV 1/4/2019। गलती से भी वो नहीं हो सकता है 31/3/2019। आप बोलेंगे तो मतलब तो सर एक ही है, लेकिन तब भी ₹40,000 परचेज 1/5/2019 ₹60, purchase 1/8/2019 but put to use 1/2/2019 ₹80,000, ₹1 lakh। Furniture sold 1/7/2019, 1/7/2019 ₹15,000, cost ₹20,000। कोई काम का इंफॉर्मेशन नहीं, बकवास इंफॉर्मेशन, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10%। ये 3 चीज आप निकाल के दिखाइए मुझे, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट। सॉल्यूशन मैंने क्या बोला है सर, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग WDV लगेगा फर्स्ट, तो पहले WDV निकालते हैं। WDV 1/4/2019 40,000, add purchase 1/5/2019 60, at purchase 1/8/2019 ब्रैकेट में लिख देना, put to use 1/2/2020 1 lakh।
सॉरी, लेस सेल्स प्रोसीड्स। सर आपने को तो लिखना चाहिए था नेट सेल्स प्रोसीड। अरे भाई एक्सपेंसेस नहीं दिया इसलिए मैंने नेट सेल्स प्रोसीड नहीं लिखा। सेल्स प्रोसीड हाउ मच? 15,000। देखिए तो मैंने जो जो बोला था WDV कैलकुलेट करने के लिए वही वही है। ओपनिंग WDV प्लस कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज्ड एक्वायर्ड डेट वाइज वही मैंने किया है। सेल प्रोसीड लास्ट में माइनस होगा, करने के बाद जो आता है 1,85,000। व्हाट इज दिस? दैट इज WDV क्लोजिंग 31,320. So we will first we have to calculate WDV as on 31,320. So we have calculated 31 bas less depreciation. चलिए जी करेंगे depreciation allowable under section 32। दो कैटेगरी का है क्या? एक एसेट पुट टू यूज। सर यहां पर तो एक एसेट 15 को हाथ में लगा के देखिए सर, डेट ऑफ पुट टू यूज नहीं बोला है, तो जिस ईयर में परचेज उसी ईयर में हम मान के चलेंगे पुट टू यूज है, ठीक है। बाकी देखते हैं 1/8/2019 में वो भी तो सर 180 डेज इस्तेमाल नहीं हो रहा, से ज्यादा हो रहा है। कहां बोला है? परचेज किया था 1/8/2019 लेकिन पुट टू यूज हो रहा है। इंपॉर्टेंट है, परचेज नहीं है, पुट टू यूज 1/2/2020 मतलब फरवरी का 1 तारीख रेडी हो गया था, तो फरवरी मार्च 180 डेज हुआ, 60 दिन हुआ नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली। ऑन न्यू एसेट put to use less than 180 days, ये कैटेगरी है। तो ये कैटेगरी का कैसे करेंगे सर? सर ऐसा कौन सा एसेट है? यस 1 लाख। इंटू 10% इंटू 50% 5,000। B on new asset on other, मेरा WDV क्लोजिंग 1,85,000 जिसके भीतर 1 लाख ऑलरेडी इंक्लूड था तो मैंने लेस कर दिया, इंटू 10% इंटू 50%, सॉरी 8,500। 1,85,000 से 1 लाख माइनस कर दीजिए, उसके ऊपर 10% चार्ज कीजिए, 8,500 ना 80, हाँ 8,500, 13,500 मेरा डिप्रिसिएशन। क्लियर? ए था न्यू के ऊपर और बी है अदर देन न्यू। सर 2 न्यू था तो 180 के बिलो जो वाला था उसके ऊपर 50%, बाकी जो है और कुछ नहीं देखना है कब है कब नहीं है। हम तो एसेट वाइज नहीं करते, हम ब्लॉक वाइज करते हैं। ब्लॉक में जो न्यू एसेट का वैल्यू अवेलेबल है, ब्लॉक में जो अवेलेबल है उसके ऊपर 50%, और वो छोड़ के ब्लॉक में जो एसेट का वैल्यू अवेलेबल है उसके ऊपर नॉर्मल रेट 13,500। तो ये जो आएगा WDV, गलती से भी 31 मत लिखना, 1/4/2020, तो 500 1,71,000। डन। ये पार्ट को मैं रहने दूंगा, ये पार्ट को रब करूंगा। अब ये रेडी है तो मैं रब कर सकता हूं। इलस्ट्रेशन 3।
WDV of building rupees 1 lakh. Construction 1/1/17/2019, ये 1/4/19 था. ओके, 2 लाख. कंस्ट्रक्शन फिर से 1/1/2020, 3 लाख. बिल्डिंग सोल्ड 1/5/2019, 4 lakhs. Rate of depreciation 5%. Calculate 1 WDV 31/3/2020, 2 depreciation under section 32, 3 WDV 142020. बार बार बोल रहा हूँ, इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ इसलिए 3 करा रहा हूँ. आपका पीजीबीपी प्रॉब्लम करने के लिए आपको सिर्फ डिप्रिसिएशन लगेगा. दूसरा, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको स्ट्रेट वे में एक प्रॉब्लम आपके हाथ के सामने दे देगा. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम में 5 नंबर का क्वेश्चन समझ के ही करा रहा हूं. सॉल्यूशन क्या होगा सर? WDV 142019, 1 लाख. वेरी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको प्रॉब्लम. बाय परचेज मैंने क्या लिखा था? डेट वाइज. क्या होगा परचेज? 172019 मान के चलते हैं, रेडी टू यूज भी है. प्लस परचेज 1/1/2020, 3 लाख. Less sales proceeds 4 lakhs. क्या आएगा? WDV 31/3/2020, 2 लाख. अब लेस depreciation अंडर सेक्शन 32. बोलो क्या होगा? सर आपने तो बोला था ए न्यू एसेट के ऊपर अलग. सर न्यू एसेट तो मैंने खरीदा था 3 लाख और मेरा क्लोजिंग WDV बचा है 2 लाख, तो मैं क्या करूंगा? पहले तो भाई मुझे ए को ही लेना पड़ेगा, बी को तो मैं नहीं ले सकता. तो पहला ए, लेकिन सर ए तो खरीदा था 3 लाख, लेकिन आपका बैलेंस अवेलेबल आज का WDV तो 2 लाख के ऊपर होगा. बिकॉज आपको जो कैलकुलेट करेंगे तो क्लोजिंग WDV के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, और क्लोजिंग WDV है 2 लाख, तो मान के चलूंगा फीफो. तो पहले जो आउट हुआ है मैं मान के चलूंगा, पहले जो अगर जो सब परचेज हुआ है वो, अच्छा तो जो सेल हुआ है मैं मान के चलूंगा इस एसेट से सेल हुआ होगा, इस एसेट से सेल होगा. तो जो बचा है मैं मान के चलूंगा जो लास्ट में परचेज है, अगर कुछ नहीं बोला दिया जाता है तो मैं मान के चलूंगा लास्ट जो परचेज है उसी को ही हम लोग लेंगे. तो चलिए क्या होगा? 2 लाख इंटू 50. नॉर्मल रेट कितना है? नॉर्मल रेट उसका है नॉर्मल रेट 5% इंटू 50%. समझ में आया? 2 लाख के ऊपर 5%, उसके ऊपर 50%, तो कितना आता है? 2 लाख इंटू 5%
इंटू 50%, 5,000 प्लस स्ट्रेट वे में 1,95,000 WDV 1/4/2020 डन। तो मतलब ये पार्ट से आपको समझ में आ गया कैसे आपने अगर फीफो फॉलो करते हैं, फीफो ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं बोल दिया जाता है कौन सा एक्चुअल एसेट सोल्ड हुआ है तो मैं मान के चलूंगा पहला जो एसेट था उसको ही पहले सेल किया गया। वैसे सिचुएशन में तो आप आराम से WDV निकालेंगे और उसी WDV के ऊपर आप, बिकॉज आपने परचेस किया था 3 लाख, तो यहाँ पर तो 3 लाख नहीं है। अगर ये 2 लाख के जगह 4 लाख रहता तो आराम से आप 3 लाख के ऊपर 5% 50% करते और बैलेंस के ऊपर आप नॉर्मल डिप्रिसिएशन। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, 2 लाख के ऊपर आपको 5% जो लेना है सिर्फ 2 लाख के ऊपर इंटू 50%। बिकॉज मैं ये मान के चलूंगा मुझे थोड़ा चेंज करके लिखना पड़ेगा। एसेट, न्यू एसेट, परचेज, कंस्ट्रक्ट and put to use less than 180 days। तो 2 कैटेगरी में फर्स्ट वाला कैटेगरी ये था, तो उसके लिए तो 3 लाख होना चाहिए था, लेकिन सर मेरे साथ 3 लाख तो बैलेंस ही नहीं है। तो जो WDV का फिगर अवेलेबल है उसमें ही मुझे संतुष्ट रहना पड़ेगा। 5% इंटू 50%। WDV 1/4/2020। मतलब मैं मान के क्या चलूं यहां पर, दैट इज एज्यूमिंग ऑलवेज, अगर कुछ नहीं बोला जाता है फीफो। लास्ट इलस्ट्रेशन फॉर द डे, सेम टाइप का आपको अच्छा लगेगा। इलस्ट्रेशन 4। अच्छा इस साइड में कीजिए सर। इलस्ट्रेशन 4, WDV of plant 1/4/2019, 1,20,000। Purchase second hand plant। क्या सर सेकंड हैंड प्लांट भी हो सकता है? क्यों नहीं, ऑलवेज फ्रेश खरीदेंगे, किसने बोला है? सेकंड हैंड भी हो सकता है, होता है ऑलवेज फ्रेश गर्लफ्रेंड ऐसा तो नहीं होता है। तो हम लोग खरीद, परचेज ऑफ सेकंड हैंड प्लांट भी हो सकता है, यस। तो सेकंड हैंड प्लांट में क्या है, चाहिए 2 lakhs, फाइन। परचेज, अच्छा डेट ऑन 1/8/2019, परचेज्ड न्यू प्लांट। अच्छा सेकंड हैंड मतलब ओल्ड, न्यू प्लांट on 1/1/2019, 1,80,000। sold न्यू प्लांट मतलब
यहां पर कौन सा प्लांट सोल्ड हुआ था नहीं बोला था, सेल बोल दिया था। यहां पर स्पेसिफिकली बोल दिया है न्यू प्लांट फॉर ₹1 lakh on 1/3/2019। हो सकता है डिफेक्ट आ रहा है तो इसके लिए कैलकुलेट नंबर 1 WDV 31/3/2020 to depreciation under section 32. Rate of depreciation 20%. Solution, बहुत अच्छी तरीके से solution लिखना। WDV of plant 1/4/2019 1,20,000 प्लस परचेज। अच्छा, ब्रैकेट में सेलिंग एक्सपेंसेस ऊपर कर दीजिए तो ₹10,000। परचेज सेकेंड हैंड होने से कैसा डिप्रिसिएशन अलाउंस में कोई प्रॉब्लम होता है? याद रखिए, सेकेंड हैंड होने से एटलीस्ट नॉर्मल डिप्रिसिएशन में कोई इशू नहीं रहता है। सेकेंड हैंड कितना? सेकेंड हैंड मशीन प्लांट डेट 1/8/19 2 lakh। Purchased new plant 1/1/2020 1,80,000 less net sales proceeds sales price how much? 1 lakh less expenses 10,000। मतलब you can directly deduct 90,000 और else आप कैलकुलेट करके 90,000 लिख सकते हैं। डायरेक्टली नेट प्रोसीड तो 90 है, 90 माइनस कर सकते हैं और कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। करने के बाद जो आता है that is 235 lakh। $5 lakh से 90, 4 lakh 10 minus, that is WDV 31/3/2020 less depreciation under section 32। depreciation under section 32 अच्छी तरह से देखिए। A on new plant put to use less than 180 days 0। Why sir? मैंने तो बोल दिया है, अगर वो एसेट तो आप डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम करेंगे? वो एसेट तो था ही नहीं सर। आपने तो बोला था ब्लॉक में चला जाता है, लेकिन मैंने तो ये भी बोल दिया है जो न्यू एसेट है उसको ही आपने सेल किया है। अगर जो एसेट आपको पता ही है, जो एसेट आपने खरीदा है वही एसेट को आपने सेल कर दिया, तो कैसे डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकेंगे उसके ऊपर? मतलब ये जो 50% का डिप्रिसिएशन वहां पर नहीं होगा, मतलब बैलेंस जो बचेगा सर 4,10,000, यस 4,10,000 के ऊपर डिप्रिसिएशन मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप जो स्पेशल 1,80,000 को नॉर्मली अगर ये कौन सा एसेट सेल नहीं बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली उसको ले लेते हैं। यहां पर वो ऑप्शन नहीं है, बिकॉज स्पेसिफिकली बोल दिया है जो ओल्ड न्यू एसेट है उसको ही सेल कर दिया, तो डेप्रिसिएशन का सवाल ही नहीं है। एज न्यू एसेट सोल्ड, अगर न्यू एसेट सोल्ड हो जाता है तो डेप्रिसिएशन 0 होगा। बी ऑन बैलेंस, सर अगर न्यू एसेट के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं रहता तो देन फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मान के चलूंगा न्यू एसेट है आपके पास। ऑन बैलेंस मतलब WDV कितना था 4,10,000, और आपने कुछ स्पेशल रेट का डिप्रिसिएशन कुछ किया था यहाँ पर, नहीं 0, मतलब 4,10,000 के ऊपर ही होगा इनटू 50%, सॉरी डिप्रिसिएशन का रेट कितना परसेंट है, 20%। क्लियर? न्यू एसेट के ऊपर क्यों नहीं हुआ, यहां पर स्पेसिफिकली बोल दिया है, जो कभी किसी प्रॉब्लम में मैंने नहीं बोला था, सोल्ड न्यू एसेट। हर जगह मैं मान के चलता हूं फीफो मतलब ओल्ड एसेट बेचा गया है, लेकिन यहां पर स्पेसिफिकली बोल दिया है न्यू एसेट सोल्ड है, और न्यू एक मतलब एक ही न्यू एसेट है, न्यू एसेट जो यहां पर परचेज हुआ था वो सोल्ड हो चुका है, मतलब इट इज रिलेटिंग टू दैट वन। तो इसके ऊपर जो एडिशन डेप्रिसिएशन क्लेम करने वाले थे वो हम लोग नहीं कर सकेंगे बस। तो बाकी के ऊपर नॉर्मल होगा 82,000। So that is WDV 1 for 2020, 4,10,000 minus 82,000, 3,28,000। वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, मैंने आप लोगों को दूसरा एरिया नहीं दिखाया, सिर्फ ब्लॉक ऑफ एसेट मैंने आपको क्या कितना तक एक क्लास में दिया, मीनिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट, मीनिंग ऑफ ब्लॉक फॉर्मेशन, मीनिंग ऑफ ब्लॉक कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है, मीनिंग ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन, प्रोसीड्यूर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन, डिफरेंट एरिया एस्पेक्ट कवर करके, ओल्ड मशीन परचेज, न्यू मशीन परचेज, ओल्ड मशीन सेल, न्यू मशीन सेल, एसेट सोल्ड, सॉरी, ये सब हम लोगों ने दिखाया। तो आप लोग हर इलस्ट्रेशन को अच्छी तरह से देखिएगा, और जो कोई क्वेश्चन व इलस्ट्रेशन मैंने दिया है कोशिश करिएगा करने के लिए, ठीक है? चलिए जी। और हाँ, रमज़ान आप लोग अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिए घर में रह के, और अच्छी तरह से उसको पालन कीजिए, दुआ कीजिए सब ये झमेला जो है वो कंप्लीट हो जाए, आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात हो। डिपार्टमेंट वेट कर रहा है आप लोगों को देखने के लिए। आप लोगों को तो आनंद है, कॉलेज में नहीं आना हो रहा है, हम लोगों को बुरा लग रहा है। ठीक है, चलो चलो, और मक्खन नहीं, करो डन।